नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आपको बता दें, जीआईसी प्रवक्ता की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आपका जो विषय होगा, आपके विषय से 80 प्रश्न और सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, अनाउंस कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है कंपटीशन एकेडमी के नाम से, जहां पर केवल हिंदी साहित्य की कक्षाएं होती हैं यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। 5 जनवरी से हमारा दूसरा बैच वहां पर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने गद्य साहित्य प्रारंभ किया था, जिसमें उपन्यास हो गया है, कहानी हो गया है, नाटक हो गया है और निबंध भी आज हो गया है। कल हम लोग बात करेंगे अन्य विधाओं की, जिसमें संस्मरण है, रेखा चित्र है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग जीआईसी प्रवक्ता में सामान्य अध्ययन की कक्षा। ये हमारा दूसरा चैनल है, ये वीडियो पब्लिक रहेगा और अभी कल परसों 2 दिन वीडियो पब्लिक रहेगा, उसके बाद फिर पेड मेंबर्स को ही हमारे मिलेगा। इस जीएस में कौन कौन पढ़ाएंगे आपको बता देते हैं। सामान्य विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान है, इस सामान्य विज्ञान को मैं खुद कराऊंगा। मैं डॉक्टर NH शाह, NH नाम जान लीजिए, बहुत सारे लोग को हो सकता है नाम भी ना जानते हो। NH शाह, SHAH। और जो भारतीय इतिहास है ये भी मैं खुद कराऊंगा, लेकिन भारतीय इतिहास का जो राष्ट्रीय आंदोलन का पोर्शन है ये आपको कराएंगे गौरव सर। भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, इसको सूर्य प्रकाश सर कराएंगे। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये भूगोल वाला पोर्शन भी मैं कराऊंगा। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है ये भी आपको गौरव सर ही कराएंगे, डॉक्टर गौरव सर कराएंगे। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग वाला पोर्शन हम कराएंगे आपको। मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन, उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो होगा वो मैं कराऊंगा। गणित और पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ये मैं कराऊंगा। तो जो हमारा पोर्शन है पहले मैं उसे समाप्त करता हूं, उसके बाद में फिर गौरव सर और उसके बाद फिर सूर्य प्रकाश सर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कक्षा होगी वो पारिस्थितिकी और पर्यावरण। देखिए, जो चीज़ें उठाई जाएंगी वो एक बार उसे समाप्त करके ही दूसरा कोई टॉपिक उठाया जाएगा। तो देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़िए तो जिस टॉपिक को आप उठाइए उसे पूरा का पूरा समाप्त कर दीजिए, ताकि ये हो कि कम से कम आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आए कि अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो हम कर लेंगे। तो आज बात करेंगे पारिस्थितिकी और पर्यावरण, यहीं से कक्षा प्रारंभ होगी। जो हमारे यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें। यूजीसी नेट के जो कैंडिडेट हैं उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, जो कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, उसमें इकाई 9 है, लोक विकास और पर्यावरण नाम से। ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं जीआईसी प्रवक्ता में। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा लोक विकास और पर्यावरण ये कॉमन है। तो ये कॉमन चीज़ें जो है वो एक साथ चलेंगी, ये कॉमन चीज़ें एक साथ चलेंगी, दोनों के लिए सेम होगा। तो चाहे आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं या जीआईसी प्रवक्ता में आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ आपके लिए कॉमन है। जो चैप्टर वही प्रारंभ किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। देखिए, पर्यावरण है क्या, एक चीज़ बता दें, हमारे चैनल पर जो भी लोग नए जुड़े हैं, अभी ये नया चैनल है, वो ध्यान रखें, कॉपी पेन लेकर बैठें तब वीडियो देखें। जिस तरीके से आप ऑफलाइन कक्षा में कॉपी पेन लेकर जाते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं चीज़ों को, ठीक उसी तरीके से ऑनलाइन कक्षा में भी आपको लिखना होगा। बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, चीज़ें समझाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं, उन्हें आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण है क्या? परि और आवरण, यानी चारों तरफ से जो आवरण है, जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उसी को कहते हैं पर्यावरण। यानी चारों ओर से आवृत, ढका हुआ, वही हमारा पर्यावरण है, साधारण भाषा में कह सकते हैं। और इसके अंदर है कौन? तो इसके अंदर जीवधारी हैं, वनस्पतियां हैं, बहुत सारे अजैविक हैं,
तो ये सब जो इससे घिरे होते हैं वही है पर्यावरण। और इनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण नियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। उसके तहत पर्यावरण की परिभाषा भी बताई गई। जो पर्यावरण है ये मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है जो कि इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है। इन्वायरमेंट जो आपका होता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण, तो इन्वायरमेंट किससे बना है? इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रश्न पूछा जा सकता है, साधारण प्रश्न, कि इन्वायरमेंट किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो फ्रेंच भाषा के शब्द से बना हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत यह परिभाषित किया गया कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण को साधारण रूप से देखें तो दो भागों में विभक्त किया गया है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो फिजिकल इन्वायरमेंट में आप देखेंगे तीन चीजें होती हैं। स्थल मंडलीय पर्यावरण यानी लिथोस्फेरिक इन्वायरमेंट, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट, जल मंडलीय हाइड्रोस्फेरिक इन्वायरमेंट। ये तीन इन्वायरमेंट भौतिक पर्यावरण या अजैविक अबायोटिक इन्वायरमेंट के तहत आते हैं। वहीं बायोटिक इन्वायरमेंट के तहत फ्लोरल और फ्यूनल, वानस्पतिक और जंतु पर्यावरण, ये दो भाग आते हैं। यहां पर आप देखें थोड़ी सी चीज, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा आपको यहां समय आपसे लेना चाहेंगे। यहां पर जो आप देख रहे हैं भौतिक पर्यावरण, विभिन्न स्थानिक मापकों के आधार पर इन तीनों प्रकार के पर्यावरणों को यानी स्थल मंडलीय, वायुमंडलीय और जल मंडलीय, तीनों प्रकार के पर्यावरण को कई स्तरीय लघु इकाइयों में भी बांटा गया है। जैसे पर्वत का पर्यावरण क्या है, पठार का पर्यावरण क्या है, मैदान का क्या है, झील का क्या है, हिमनद का क्या है, मरुस्थल का क्या है, सागर तटीय क्या है। तो ये सारी चीज इसमें कई भागों में विभाजित किया गया है। जैविक पर्यावरण की अगर बात करें तो सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह और संगठन की रचना के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण का आविर्भाव होता है, जिसके लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों के प्राप्त करने की प्रक्रिया द्वारा आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। इसके तीन पक्ष हैं। मनुष्य के तीन पक्ष हैं, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक। इनके जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताएं, भूमिकाएं और कार्य होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जैविक और अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक दोनों को एक साथ मिलाने पर बायोम की रचना होती है। बायोम, BIOM, बायोम की रचना होती है। आगे आपको पढ़ाएंगे कि बायोम क्या होती है। इसके लिए विस्तृत हम लोग आगे बात करेंगे बायोम की। जैसे शीतोष्ण बायोम होता है, उष्ण कटिबंधीय बायोम होता है, इन सब की बात हम लोग आगे करेंगे। अब इसके बाद आज तो संक्षेप में हम लोग चल रहे हैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ। बहुत ही साधारण प्रश्न है जो ऐसे पूछे जाते हैं कि पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ। आप कॉपी पेन आपके पास है तो नोट कर सकते हैं। 17 सितंबर 1985 को हुआ। किसके नेतृत्व में? 1985 में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन हुआ। इसी समय हम देखते हैं कि गंगा कार्य योजना भी प्रारंभ की गई 1985 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। एनजीटी का गठन हुआ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
एक्ट बना और फिर एनजीटी का बाद में गठन भी हुआ, 2010 में पारित हुआ। पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण विकास के साथ जोड़ा गया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, तो ध्यान रखना चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है। देखिए, भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप तक सीमित था। समय के सापेक्ष पर्यावरण अध्ययन में उत्कृष्टता का समावेश होता गया, लेकिन यह अध्ययन भूगोल के विभिन्न शाखाओं में बिखर गए। साथ ही साथ मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों और परिणामों का अध्ययन हम निम्न आधार पर करते हैं, जैसे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के तहत करते हैं। जीवमंडल के घटक, कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, पर्यावरण प्रकोप यानी इन्वायरमेंटल हैजार्ड। खूब प्रश्न इन सबसे पूछे जाते हैं, आगे पूरा विस्तृत हम लोग बात करते चलेंगे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसके तहत हम लोग बात करते हैं। अब पर्यावरण और मानव के बीच में क्या संबंध है। देखिए, प्रकृति और पर्यावरण के साथ दो तरफा की भूमिका होती है। दो तरफा की भूमिका क्या है, शायद आप लोग जानते भी हों। मनुष्य एक तरफ से भौतिक पर्यावरण के जैविक घटक का एक महत्वपूर्ण भाग है, दूसरी तरफ वो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। अगर जीवित या भौतिक रूप में हम देखें, पर्यावरण के घटक के रूप में देखें तो भी है, सामाजिक मनुष्य के रूप में आर्थिक मनुष्य है, प्रौद्योगिक मानव के रूप में मनुष्य के सभी प्राकृतिक गुण हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं आदिमानव आपने सुना होगा। प्रागैतिहासिक काल, आदिमानव का जो काल था, प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक अगर हम देखें तो इस प्रकार पर्यावरण और मानव के बीच संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले आदिमानव क्या करता था, आखेट करता था, भोजन का संग्रह करता था, और उसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको विस्तृत बता दें, आखेट और भोजन संग्रह की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह काल मानव संस्कृति और सभ्यता के प्रारंभिक काल और आदिमानव से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग और घटक भी था। इस मानव के कार्य पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान ही थे, यानी जो मानव था वो भौतिक मानव के रूप में था। भौतिक मानव किसे कहते हैं, प्रश्न पूछ लिया जाए भौतिक मानव किसे कहते हैं, तो आदि मानव को भौतिक मानव कहा जाता था। आखेट और भोजन संग्रह करने वाले मानव को भौतिक मानव कहा जाता था, क्योंकि उसकी आधारभूत जो मांग थी वो कहाँ तक सीमित थी, तो भोजन तक ही सीमित थी। आज हमारी आपकी मांग भोजन तक सीमित नहीं है। घर बनाने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए जो फर्नीचर की व्यवस्था होती है, जो फर्नीचर हम लोगों की मांग होती है, वो किससे बनता है, वन में वृक्षों को काटकर उनकी लकड़ियों से बनाए जाते हैं। लेकिन जो भौतिक मानव था उसकी मांग सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से क्या थी, सिर्फ भोजन तक ही सीमित थी। आदि मानव अपने पेट की पूजा के लिए, यानी पेट भरने के लिए, खाने की पूर्ति अपने आसपास के पर्यावरण में जंगलों से फल फूल कंदमूल प्राप्त करके आसानी से कर लेता था। तो इस तरह ये चीज एकदम स्पष्ट है कि आदिमानव और पर्यावरण के बीच मधुर और मित्रवत संबंध था। मानव प्राकृतिक पर्यावरण पर पूर्ण रूपेण निर्भर था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, विकास होता गया, तो आदि मानव अब पशुपालन भी करने लगा और पशुचारण भी करने लगा।
यानी समय के बदलाव के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना सीख लिया। पशुपालन ने आदिमानव में सामूहिक जीवन को भी जन्म दिया। समूह में रहने लगे क्योंकि अपने को और अपने पालतू पशुओं को हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए समुदाय में रहना तो अनिवार्य हो गया। तो इस तरीके से इसे सामाजिक मानव भी कहा गया। जब आदि मानव पशुपालन करना सीख लिया, पशुचारण करना सीख लिया, तो इसे सामाजिक मानव की संज्ञा दी गई। यहाँ पर मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र अपने अंदर आत्मसात करने में सक्षम थी। लेकिन और जब आगे बढ़ते हैं तो अब मानव ने पौध पालन और कृषि करना प्रारंभ कर दिया। जब आदमी कृषि करना प्रारंभ कर देगा, खेती की जो पुरातन पद्धति है वो क्या है? झूम खेती है। अब यहां से भी प्रश्न बनता है, झूम खेती क्या होती है? शायद आप सभी लोगों को पता हो झूम खेती। झूम खेती उसे कहते हैं जंगलों को काटकर वहां पर खेती करना, और जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर आगे दूसरी जगह, दूसरे स्थान को चुनते हैं, वहां की झाड़ियां साफ करके, वृक्षों को काट के वहां पर खेती की जाती है। इसे कहते हैं झूम कल्टीवेशन, झूम खेती। लेकिन जब मानो वर्तमान में आया, विज्ञान का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, औद्योगिकीकरण आया, तो अब मानो विध्वंसक हो गया। अब मानो सामाजिक नहीं रहा, अब मानो विध्वंसक हो गया, पर्यावरण का विध्वंस करने लगा। झूम खेती और अधिक पैमाने पर प्रारंभ हो गई। तो जब झूम खेती अत्यधिक पैमाने पर होगी, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास होगा, औद्योगिकीकरण होगा, तो इसे प्रौद्योगिक मानव कहा गया, विध्वंसकर्ता मानव कहा गया। यानी सबसे पहले आदिमानव क्या था? तो एक कारक था। सबसे पहले आदिमानव एक फैक्टर के रूप में था, एक कारक के रूप में था पर्यावरण में। धीरे धीरे वो मॉडिफायर हुआ, धीरे धीरे मॉडिफायर हो गया, मॉडिफायर से चेंजर हो गया। पर्यावरण में परिवर्तन इन्हीं के कारणों से हुआ, चेंजर हो गया, और चेंजर के बाद डिस्ट्रॉयर हो गया, विध्वंसकर्ता हो गया मानव। आज के समाज में मानव पर्यावरण का क्या है? विध्वंस करता है, प्रौद्योगिक मानव है। तो मानव का जो विकास हुआ पर्यावरण के संबंध में अगर देखें तो इसका क्रम क्या होगा? क्रम होगा फैक्टर, मॉडिफायर, चेंजर, डिस्ट्रॉयर। यानी पहले कारक के रूप में था, फिर रूपांतरकर्ता के रूप में हुआ, फिर परिवर्तनकर्ता के रूप में हुआ, और अंत में वर्तमान में मानो विध्वंसकर्ता के रूप में सामने आया। और जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है, मानो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नदियों में बहुत सारी चीजें फेंक दी जाती हैं। जो औद्योगिक कचरा होता है नदियों में जाता है। जैसे विश्व की सबसे अधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न पूछा जाता है। कॉपी पेन आपके पास होगा ही, आप लिख सकते हैं कि विश्व की सबसे अधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं, येलो नदी जो कि चीन में है, और भारत की गंगा नदी। और इसी गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, कॉपी पेन आपके पास होगा, आप लिखते चलें। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। ऐसे मिस्र में अगर देखें तो नील नदी को आप जानते होंगे। साधारण प्रश्न पूछा जाता है कि मिस्र किसकी देन है? नील नदी की देन है। ऐसे बंगाल में जाए, दामोदर नदी प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। बिहार में जाए तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी परियोजना जो बनाई गई, जो दामोदर नदी परियोजना है, वहां पर एक घाटी बनाई गई, टेनेसी घाटी, टेनेसी घाटी के आधार पर बनाई गई। और टेनेसी घाटी के आधार पर
जो दामोदर नदी परियोजना बनाई गई टेनेसी घाटी है कहाँ? तो टेनेसी घाटी अमेरिका में है, टेनेसी नदी अमेरिका में है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, तो इससे मानव अब विध्वंसकर्ता के रूप में सामने आया। इसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, मानव का क्या प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है। डायरेक्ट इम्पैक्ट मानव कैसे डाल सकता है पर्यावरण पर, आप पर्यावरण को क्षति किस तरीके से पहुंचा सकते हैं और क्या क्या कारण है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसमें बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बहुत जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उन्हें बहुत आराम से आप हल कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट की बात करें कि डायरेक्ट प्रभाव क्या है, तो भूमि उपयोग में परिवर्तन, भूमि उपयोग में परिवर्तन एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। कृषि में विस्तार के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए वनों को काटना, साफ करना, झूमिंग खेती, कल्टीवेशन, जो मैंने आपको बताया, झूमिंग कृषि करना, ये सब डायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट पड़ता है पर्यावरण पर। निर्माण और उत्खनन कार्य जो होते हैं ये भी डायरेक्ट रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता है, जैसे सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, नगरीकरण की वृद्धि, खनिजों का खनन, खनिज तेल का वेधन, भूमिगत जल का निष्कासन, बड़े बड़े डाइक का निर्माण करना। इससे क्या होता है, इससे सीधे सीधे पर्यावरण को क्षति होती है। जो मौसम रूपांतरण कार्यक्रम है, यानी कृत्रिम वर्षा कराना, कृत्रिम वर्षा कराना क्या है, डायरेक्ट रूप से इसका भी पर्यावरण पर इम्पैक्ट पड़ता है। जितने भी नाभिकीय कार्यक्रम किए जाते हैं उनका भी डायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे नाभिकीय की अगर बात करें हम, तो भोपाल गैस त्रासदी का नाम आपने सुना होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई, बहुत ही बेसिक प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। मिथाइल आइसोसाइनाइट। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। जब हम लोग डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करते हैं, नाभिकीय कार्यक्रम की बात करते हैं, तो हमको याद आता है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की, जो कि यूक्रेन में हुआ था। बहुत सारे लोग मारे गए थे। 3 माइल आइसलैंड दुर्घटना की बात करते हैं, जो कि अमेरिका में है, एक बहुत ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बहुत बड़ा, और वहाँ पर दुर्घटना हुई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नाभिकीय कार्यक्रम से भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की, तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, मनुष्य के द्वारा पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव न तो पहले से सोचे गए हैं और ना ही नियोजित हैं। पर्यावरण पर मानव के कार्यकलापों से जो अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं वो आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए, खासकर औद्योगिक विकास में विस्तारण है। यानी मनुष्य के द्वारा किए गए प्रयास और कार्य के फलस्वरूप ये उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे कार्य आप करते हैं आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका इनडायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट पड़ता है आपके पर्यावरण पर। आप बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, आप नगरीकरण करते हैं, औद्योगिक विस्तार करते हैं, लेकिन उसका जो सीवेज है, उसका जो कचरा है, वो कहाँ जाएगा, वो नदियों में जाएगा। नालों से होकर वो पानी नदियों में जाएगा, बहुत सारी मछलियां मरेंगी, पानी दूषित होगा, और जब पानी दूषित होगा, मछलियां मरेंगी, उनसे दुर्गंध होगा, हमारा पर्यावरण क्या होगा, दूषित होगा। छोटे छोटे जो जीव हैं, वो जीव छोटे छोटे जो और उनसे छोटे जीव हैं उनको खाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं, जल प्रदूषण जो होता है उसे कंट्रोल करते हैं। जब उनका विनाश होगा तो क्या होगा, पर्यावरण जो होगा वो पर्यावरण प्रभावित होगा। इतना ही नहीं, इससे जो गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, ये जो गैसें निकलती हैं, इन गैसों से भी आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। इससे आप देखेंगे कि जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जिसे आप कहते हैं, यही गैसें जब ऊपर जाती हैं, एसिड रेन होता है,
तो चर्म कैंसर होता है, चर्म कैंसर में वृद्धि होता है। मानव शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण, जल ग्रहण की क्षमता, फल उत्पादन में कमी, ये सारी चीज, सारा प्रभाव आपका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के रूप में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो पर्यावरण पर प्रभाव हो गया। अब इसी के बाद हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम की। इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है, इसकी बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और हैकेल ने बताया कि वातावरण और जीव समुदाय के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी, लॉजी क्या है? अध्ययन है। ओइकास यानी हाउस, लोगोस यानी स्टडी। तो इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसकी व्याख्या अर्नेस्ट हैकेल ने की है। अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है और इन्होंने ही बताया कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। जबकि कुछ विद्वान अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वयं पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी क्या है, समुदाय पारिस्थितिकी क्या है, थोड़ा संक्षेप में आपको बताते चलते हैं। देखिए, स्वयं पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे या जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों और प्रभावों का अध्ययन स्वयं पारिस्थितिकी कहलाता है। जबकि समुदाय पारिस्थितिकी की बात करें तो इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं समुदाय, जंतु समुदाय, उनकी रचना और व्यवहार और उनके स्थान के वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे आबादी पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। तो ये तीन है। संक्षेप में आपको बताएं, स्वयं पारिस्थितिकी, आप जहां भी रह रहे हैं, सिर्फ आपके परिवार के द्वारा या परिवार के किसी मेंबर के द्वारा जो प्रभावित किया जाए पर्यावरण को, वो कहलाएगा स्वयं पारिस्थितिकी। और जो जहां आप रहते हैं, पूरी कम्युनिटी है, पूरा जो समूह है, उसके द्वारा जो पर्यावरण को प्रभावित किया जाता है वो कहलाता है समुदाय पारिस्थितिकी। अब ये तीन भागों में हो सकता है। पूरी आबादी के द्वारा अगर हो रहा है तो आबादी पारिस्थितिकी, किसी विशिष्ट आबादी में किसी विशेष समुदाय के द्वारा हो रहा है तो समुदाय पारिस्थितिकी, या उस समुदाय में बायोटिक और अबायोटिक सभी शामिल अगर हैं उस पारिस्थितिकी तंत्र में जिनके द्वारा पर्यावरण प्रभावित होता है तो उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, यानी इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इकोसिस्टमोलॉजी। कुछ विद्वान यहां पर आपको और बता दें, पारिस्थितिकी के अंतर्गत सिर्फ दो चीजों का अध्ययन होता है, वातावरण का और जीव समुदाय का। दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। कुछ विद्वान आवास के आधार पर इसे जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी में विभाजित करते हैं। जलीय पारिस्थितिकी क्या है उसे आपको बता देते हैं। इसके अंतर्गत स्वच्छ जल, लवणीय जल पारिस्थितिकी और खारे पानी या समुद्र जल की पारिस्थितिकी में विभाजित करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी में अगर हम बात करें तो घास स्थल पारिस्थितिकी क्या होगा, वन पारिस्थितिकी क्या होगा, मरुस्थल पारिस्थितिकी क्या होगा, फसल और स्थल पारिस्थितिकी क्या होगा, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के कारक कौन कौन से हैं, चाहे वो जलीय हो और चाहे वो स्थलीय हो। चाहे जलीय हो चाहे स्थलीय हो, दोनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, यहां पर आप देखें विस्तृत में हम बात करेंगे। जलवायवीय कारक कौन से होंगे, स्थलकृत कौन से होंगे, मृदीय कौन से होंगे और जैवीय कौन से होंगे। तो सबसे पहले जलवायवीय कारक की अगर हम बात करें तो जलवायवीय कारक में आपका लाइट होगा यानी प्रकाश, टेम्परेचर तापमान, जल एवं वर्षा वाटर एंड रेन,
वायुमंडलीय नमी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, और वायु, ये होंगे आपके जलवायवीय कारक। स्थलाकृत की बात करें तो जैसे हाइट है, ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ स्लोप जो ढलान होते हैं, इसके अलावा खुलाव जो होता है, एक्सपोजर। मृदीय में आप देखेंगे तो मिनरल्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे, एल्गी यानी शैवाल होंगे, सॉयल वाटर होगा, सॉयल एयर होगा एंड सॉयल ऑर्गेनिज्म होंगे। जैवीय कारक की अगर बात करें तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे होंगे आपके। चरने वाले पशु जो होंगे, ग्रेजिंग एनिमल होंगे, वो होंगे। परजीविता जो पैरासाइटिज्म होंगे, सिम्बायोटिज्म होंगे, सहजीविता, इपीफाइट्स, कीट भक्षी पौधे, ये सब आएंगे पर्यावरणीय कारक में, पारिस्थितिकी कारक में। तो इनमें से एक एक की अगर हम लोग बात करें तो विस्तृत में सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था पहली बार? तो 1973 ईस्वी में मनाया गया था। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रकाश की। जो जलवायवीय कारक है प्रकाश, उसकी बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जीवन क्रिया को संचालित करने के लिए प्रकाश समस्त ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। प्रकाश के ही कारण प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है, गति है, बीजांकुर है, आदि क्रियाएं होती हैं। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम अति आवश्यक है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा तत्व परम आवश्यक है? आपका उत्तर होगा मैग्नीशियम। वहीं वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए कौन सा तत्व परम आवश्यक है? तो आपका उत्तर होगा पोटेशियम। बहुत ही ऐसे तथ्य हैं जो हर बार हर परीक्षा में जहां पर भी सामान्य अध्ययन होता है वहां पर पूछा जाता है। तो यहां पर ये जो बात प्रकाश की हम लोग कर रहे हैं, इसमें मैंने प्रकाश संश्लेषण बताया कि इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन होगा? सूर्य होगा। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सहायक होता है, कौन आवश्यक तत्व होता है? तो मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। इसी के साथ देखिए, एक बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट आपको बताएं। जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा 100% आप तक नहीं पहुंचता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य का प्रकाश 100% आप तक पहुंचेगा तो आप जीवित नहीं रह सकेंगे। सूर्य का प्रकाश जो पत्तियों पर पड़ता है, एक पत्ती ले लीजिए, एक लीफ लीजिए, पूरा मैं आपको ऐसे विस्तृत बता रहा हूं कि जैसे मान लिया कि ये कोई लीफ है, ये कोई पत्ती है, यहाँ पर सन है, सूर्य है। इसका जो प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, पत्तियों पर जब इसका प्रकाश पड़ता है तो उसका 83%, 83% पोर्शन जो होता है लाइट का, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और 12% रिफ्लेक्ट हो जाता है। पत्तियों से कितना रिफ्लेक्ट होता है? 12% भाग रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और जब इस पे 83% पड़ता है तो सिर्फ 5% भाग ट्रांसमिटेड होता है, यानी पत्तियों को बेध कर नीचे आता है। इसीलिए तो आप देखते हैं आप कि पौधों की छांव में कहते हैं कि बहुत सुकून मिलता है। चाहे जितना धूप हो, कड़कती धूप हो, और घना अगर वृक्ष है, उस पेड़ के नीचे जब आप बैठते हैं तो कहते हैं सुकून मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, पत्तियां एब्जॉर्ब कर लेती हैं 83%, 12% वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और सिर्फ सूर्य के प्रकाश का 5% भाग ही आप पर पड़ता है, यानी पौधे के नीचे आता है। तो 83% अवशोषित होने वाले भाग का केवल 4% भाग ही क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपयोग में लाया जाता है। सिर्फ 4%। और ये 4% भाग जो उपयोग में लाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए,
क्लोरोफिल के निर्माण होता है यहाँ पर, और उसमें सबसे आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। ये मैंने पूरा आपको विस्तृत बताया। तो यहाँ पर जो भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है वायुमंडल में, उसमें क्या है, फिर आप देखेंगे वायुमंडल में आर्द्रता हो जाती है, फॉग हो जाता है, बादल बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से रिफ्लेक्ट होती रहती हैं और ये इनके निर्माण में काम आता है। प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तृत में यहाँ पर कराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं तापमान की, लेकिन तापमान की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि रंध्रों, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, उनका खुलना और बंद होना प्रकाश पर ही निर्भर करता है। प्रकाश की ही उपस्थिति में, लाइट की ही उपस्थिति में, प्रकाश के ही उपस्थिति में विटामिन ए और विटामिन डी और कैरोटीन के निर्माण में सहायक भूमिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश। विटामिन ए, विटामिन डी और कैरोटीन प्रकाश के उपस्थिति में यह बनता है। छायाप्रिय पौधा कौन सा है, जब यहां बात कर रहे हैं तो छायाप्रिय पौधा होता है हेलियोफिलस। आप लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा। छायाप्रिय पौधा हेलियोफिलस होता है। हेलियोफिलस लिख लिया आपने, हेलियोफिलस लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बात करते हैं तापमान की। ताप भी ऊर्जा का एक रूप है। वातावरण में ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के गर्भ में ताप का स्रोत क्या होता है, तो पृथ्वी के गर्भ में अगर देखें तो ताप का स्रोत होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी होता है स्रोत के रूप में। आगे बात करें वायु की। यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। यहां से प्रश्न, जो वायु वाला पोर्शन है, आप देखेंगे कि यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, खूब पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। नाइट्रोजन 78% होता है। जल वाष्प यानी H2O 0.05 से लेकर 1% तक होता है। वहीं ऑर्गन की बात करें 0.093% होता है। बाकी नियॉन कितना होता है, तो नियॉन 0.001% होता है। ऐसे हीलियम और कम होता है, मेथेन और कम होता है। इसके अलावा कुछ गैसें कारखानों की चिमनियों और ज्वालामुखी से निकलती हैं। कुछ गैसें पौधों के सड़ने से निकलती हैं। वो गैसें कौन कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है, प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लिख लें मीथेन। वनस्पतियों के सड़ने से निकलने वाली गैस का नाम है मीथेन, CH4। मीथेन CH4। आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। वनस्पतियों के सड़ने से निकलने वाली गैस मीथेन है। एसिड रेन में कौन सी गैस सहायक होती है? जो चिमनियों से निकलती है, ज्वालामुखी से निकलती है, पौधों के सड़ने से निकलती है, हमारे वायुमंडल में जो पाई जाती है, उनमें से कौन सी गैस एसिड रेन के लिए सहायक होती है? तो सर्वप्रमुख दो गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें बहुत ही प्रमुख होती हैं एसिड रेन के लिए। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? साथ में मैंने दे दिया है ताकि आप कहीं पर लिख लें। बात पर्यावरण की हो रही है तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र देखिए, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उतना ही हम लोग बात करते चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मृदा संगठन, खनिज पदार्थ, मृदा जल, ये सारी चीज़ें, मृदा वायु, करने की जरूरत आपको नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का
पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये जी टॉन्सले ने किया है। उनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों और उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय यानी अबायोटिक वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसी संबंध से बनी रचना पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में वन पारिस्थितिकी तंत्र, सागर पारिस्थितिकी तंत्र, मैदान पारिस्थितिकी तंत्र आदि आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसकी बात करेंगे। तो बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में सबसे पहले प्रोड्यूसर होंगे यानी उत्पादक, फिर कंज्यूमर उपभोक्ता, और फिर डिकम्पोजर यानी अपघटनकर्ता। तो उपभोक्ता में चार कैटेगरी हैं। उपभोक्ता में चार कैटेगरी हैं। कौन कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सेरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोरस। इन पर आधारित जो प्रश्न है वो भी आप लोगों को हम कराते चलेंगे। वहीं अबायोटिक कंपोनेंट में तीन हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में जल, लवण, गैसेज। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया आदि आएंगे। और भौतिक में तो आप जानते ही हैं, जो भौतिक पर्यावरण में है, प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आदि हैं। स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र। दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण काल को क्या कहते हैं? तो इकोक्लाइन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप कहीं पर जरूर लिखते चलें। इकोक्लाइन किसे कहते हैं? तो दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहते हैं। एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की सीमा को पूर्ण रूप से चिन्हित नहीं किया जा सकता। इनका परस्पर सम्मिश्रण हो जाता है। एक झील में कई इकोसिस्टम हो सकते हैं, तो ये जो मिश्रित क्षेत्र होते हैं इन्हें कहा जाता है इकोटोन। इन मिश्रित क्षेत्रों को इकोटोन कहा जाता है। दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, इकोक्लाइन और इकोटोन दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य सुरक्षा, खाद्य श्रृंखला, फूड चैन। फूड चैन क्या होते हैं? फूड चैन क्या है? देखिए, किसी इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज और भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनसे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी सबसे पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, फिर अपघटनकर्ता होगा और आपस में मिलकर एक चैन बनाते हैं जिसको कहते हैं फूड चैन। जैसे बकरी है, तो बकरी क्या खाएगी? पत्तों को खाएगी। फिर बकरी का भक्षण कौन करेगा? बकरी का भक्षण शेर करेगा। तो इस तरीके से इसे हम कई भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को हम मान लिया कि हमारा पौधा है। द्वितीयक उपभोक्ता, पौधे को कौन खा रहा है? टिड्डी खा रहा है, टिड्डी द्वितीय उपभोक्ता हो गया। तीसरा उपभोक्ता, टिड्डी को कौन खाएगी? चिड़िया खाएगी। चिड़िया को कौन खाएगा? बाज खाएगा। तो इस तरीके से जो ये चैन बनती है, पौधा, टिड्डी, चिड़िया, बाज, ये क्या है? एक फूड चैन बनता है। जैसे अगर हम तालाब की बात करें तो तालाब में उत्पादक कौन है? शैवाल होता है। फिर उसको खाता कौन है? जलीय पिस्सू खाता है। जलीय पिस्सू को छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती हैं और बड़ी मछली जो यहाँ पर है वो क्या है? टॉप कार्निवोरस है। तो इस तरीके से ये तालाब का पूरा इकोसिस्टम है। घास का अगर हम देखें फूड चैन, तो घास उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक। उसे कीड़े मकोड़े खाएंगे, टिड्डे खाएंगे। फिर इनको कौन खाएगा? तो चिड़िया हैं, मेढक हैं। इनको कौन खाएगा? बाज पक्षी है, सांप हैं, ये खाएंगे। इनको कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। तो इस तरीके से पूरा फूड चैन बनता है। फूड चैन और फूड वेब में क्या अंतर है? कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि फूड चैन और फूड वेब में क्या अंतर है। तो इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों को जो स्थानांतरण होता है उसे फूड चैन कहते हैं। और कई फूड चैन जब परस्पर मिल जाते हैं तो उसे फूड वेब कहा जाता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है फूड चैन में, जबकि फूड वेब में देखें तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है।
फूड चैन में उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, जबकि फूड वेब में अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता और अन्य अपघटक होते हैं। तो इनमें यह अंतर होता है। अब कुछ चीज़ें आपके पास कॉपी पेन है, आप जरूर लिखें। जैसे आप लिख लें कि एक वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। आप लिखें एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा, ऐसे पिरामिड उल्टा बनेगा। यहाँ पर कोई वृक्ष है, ये वृक्ष उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा? क्योंकि वृक्ष एक है और उस पर खाने वाले जो छोटे छोटे कीट हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा, फिर वो उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से एक वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा उल्टा बनेगा। तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड भी उल्टा बनेगा। तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा बनेगा। क्यों? उसका कारण यह है, उल्टा इसलिए कि बड़ी मछलियों की संख्या कम होगी, फिर उनसे छोटी मछलियों की संख्या ज़्यादा होगी, फिर उनसे और छोटे जो कीट हैं उनकी संख्या और ज़्यादा होगी, और जो पादप होंगे, शैवाल होंगे, कवक होंगे, उनकी संख्या सबसे अधिक ज़्यादा होगी। तो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र का जो जीवभार पिरामिड है, बायोमास पिरामिड है, वो भी उल्टा बनेगा। प्रत्येक पोषण तल से जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देता है? यानी इनको जो खाएगा वो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, फिर इनको खाएगा उससे 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, फिर इनसे जो खाएगा वो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। यानी एक तल से दूसरे तल में जो ऊर्जा रूपांतरण होता है वो सिर्फ 10% होता है। इसे आप जरूर लिख लें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का स्थानांतरण सिर्फ 10% होता है। लिख लिया आपने? ऊर्जा पिरामिड में कितना ट्रांसफर होगा? तो 10% होगा। जब जल पिरामिड की हम बात करते हैं तो आप खुद बताएं, झील में सबसे तेजी से कौन वृद्धि करता है? झील में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला अगर जो पौधा देखें तो जलकुंभी होता है। वन के पेड़ों की छालों पर कौन उगता है? तो लाइकेन उगते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रात में आपको 10 बजे तक 10 बजे तक आपको एक वीडियो मिलेगा। 9:30 से 10 बजे के बीच प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो मिलेगा, जो आज डिस्क्रिप्टिव क्लास आपने यहाँ देखा है, पूरा पढ़ा है। इसी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा हम रात में 9 से 10 बजे के बीच आपको एक अपलोड किया जाएगा, एक वीडियो मिलेगा। तो आप प्रश्नोत्तरी देखें और फिर आप देखें कि जो आपको पढ़ाया गया, जो आपने पढ़ा, जो आपको लिखाया गया, समझाया गया, उससे आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो रात में हम लोग 9:30 बजे के आसपास फिर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के साथ। बाकी आप मेहनत करें, आगे बढ़ें। हमारे पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर लिखा है उस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं पेड बैच के बारे में। क्या हुआ?